कहते हैं कि किस्मत से आप अच्छे घर में पैदा हो सकते हो, किस्मत से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन इस दुनिया की एक ऐसी चीज है जो आप किस्मत से नहीं ले सकते, और वो है साहस यानी हिम्मत। हर एक इंसान के अंदर होती है जो उसे ढूंढनी पड़ती है। और ये कहानी भी कुछ ऐसी है। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से जिसका नाम जिगलोंग है, और वक्त होता है सन 1931 का। इस गांव में आदिवासी लोग रहते हैं। पिछले 100 सालों से गोरे लोग इन आदिवासी लोगों को इनकी जमीन बढ़ाने से रोक रहे हैं, और अब यहाँ पर एक कानून बना है, और इस कानून के हिसाब से यहाँ जितने भी आदिवासी हैं इन सब की जिंदगी पर गोरे लोगों का हक है। आदिवासियों का एक लीगल गाइडेंस बनाया जाता है जिसका नाम है इबो निबिल, जो इन आदिवासियों की जिंदगी को किसी भी तरह कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ जो हाफ कास्ट चाइल्ड होती हैं वो किसी भी फैमिली से हाफ कास्ट चाइल्ड को उठा सकते हैं। हाफ कास्ट चाइल्ड उन्हीं कहा जाता है जिनकी मॉम आदिवासी होती हैं। ऐसी एक लड़की को दिखाया जाता है इसकी उम्र मात्र 14 साल है। ये अपनी मॉम और अपनी नानी के साथ है। इनके डैड इनके साथ नहीं रहते क्योंकि वो बिंगस बनाने का काम करते हैं। दरअसल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हजारों मील लंबी तारों की यानी बिंगस की दीवार बनाई जा रही है। अब मोली के कबीले में दिखाया जाता है कि उन्हें 2 पुलिस वाले देख लेते हैं। के साथ एक उसकी छोटी बहन भी होती है जिसकी उम्र 8 साल है। मोली की एक कजन भी होती है जिसकी उम्र 10 साल है, जिसका नाम क्रेजी है। ये तीनों की तीनों हाफ कास्ट हैं, यानी इनके पिता गोरे थे। वो 2 ऑफिसर इन्हें देखकर चले जाते हैं, लेकिन ये बात जब इबो निबिल को पता चलती है कि जिगलोंग गांव में 3 हाफ कास्ट लड़कियां हैं जो अब बड़ी हो चुकी हैं। वो कागजों पर दस्तखत करके इन तीनों लड़कियों को उनके गांव से उठवाने का हुक्म देता है। थोड़ी देर में वहां पुलिस आती है और इन तीनों लड़कियों को उठा लेती है। हालांकि मौली की मॉम और उसकी नानी उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन सरकारी लोगों के आगे उनका कोई बस नहीं चलता, और वो इन तीनों लड़कियों को ड्रेन की तरह एक पिंजड़े में बंद करके काफी दूर ले जाते हैं। इस जगह का नाम पर्थ होता है। यहाँ पर एक औरत काम करती है जो हाफ कास्ट चाइल्ड को घर के खेती के सारे काम सिखाती है ताकि वो गोरे लोगों के घर का काम कर सके और आगे चलकर वो गोरे लोगों से शादी कर ले, क्योंकि मिस्टर निबिल का ये मानना है कि 3 जनरेशन के बाद हाफ कास्ट चाइल्ड का जो खून होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है और वो अपने बच्चों को पूरी तरह गोरा कर देती हैं। और यही कारण है कि आदिवासी बच्चों को जिनके पिता वाइट यानी गोरे होते हैं उन बच्चों को छींड़कर यहाँ पर लाते हैं। इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके दिल पर क्या बीत रही होगी या इनके परिवार वालों के दिलों पर क्या बीतती है। अब यहाँ कैंप में पहुँचने के बाद मिस्टर निबिल मोली की बॉडी का स्क्रीन कलर चेक करते हैं। दरअसल वो देखना चाहते हैं कि कोई चेंजेस आए कि नहीं, जबकि उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। दरअसल यहाँ पर जिन बच्चों की बॉडी में चेंजेस होते हैं उन बच्चों को घर के कामकाज नहीं सिखाए जाते, बल्कि उन्हें नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है ताकि वो आगे पर चलकर उनकी कमेटी में शामिल हो जाएं। मौली और उसकी बहन को यही के तौर तरीके में ढालना होता है, इसलिए उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है। एक दिन एक आदमी जो घोड़े पर बैठा होता है, जिसे यहाँ लोग ट्रैगर कहते हैं, वो एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। दरअसल ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग गई थी, और ट्रैगर का काम होता है कि जो भी बच्चा यहाँ से भाग जाए उसे लेकर आना। इस लड़की को यहाँ लाकर एक छोटे से कमरे के अंदर बंद किया जाता है और पूरी तालीम के साथ उसकी पिटाई की जाती है।
मोली और उसकी दोनों बहनें सब कुछ देख रही होती हैं। यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद मोली ये तय करती है कि वो अपनी दोनों बहनों को लेकर यहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि उसका दिल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता और साथ ही साथ उसे अपनी मोम की बहुत याद आ रही होती है। और एक सुबह जब सब बच्चे चर्च में प्रेयर करने गए होते हैं, मोली यहाँ से अपनी दोनों बहनों को साथ में लेकर भाग जाती है। उसे नहीं पता उसके घर का रास्ता कहाँ से है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुँचना चाहती है, जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। उधर कैंप में किसी को पता नहीं चलता कि मोली और उसकी दोनों बहनें यहाँ नहीं हैं। लेकिन रात को सोने से पहले नन जब यहाँ लेने आती हैं, उसे पता चलता है कि मोली को और उसकी दोनों बहनों को किसी ने नहीं देखा और ये बात ट्रेगर को बताई जाती है। दरअसल ट्रेगर बच्चों को ढूंढने में बहुत सफर होता है। बच्चों के पैरों के निशान से पता लगा लेता है कि बच्चे किस तरफ गए हैं। उसे पता चल जाता है कि मोली और उसकी दोनों बहनें किस तरफ गई हैं, इसलिए वो जंगल में उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं मोली और उसकी दोनों बहनें लगातार भाग रही होती हैं, क्योंकि किसी भी तरह से वो इस जगह से निकलकर अपने घर पहुंचना चाहती हैं। इन तीनों को कैंप से निकले आज पूरे 2 दिन हो गए हैं और ट्रेगर भी लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। मोली को पता है कि ट्रेगर उनके पीछे है, इसलिए जब एक नदी आती है तो मोली अपनी बहन का बैग बांधती है और उसे दूसरी तरफ रख देती है, ताकि ट्रेगर को ऐसा लगे कि वो इस तरफ गए हैं। और मोली जानबूझकर पानी के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देती है, ताकि ट्रेगर को उनके पैरों के निशान न मिलें। लेकिन ट्रेगर भी बहुत शातिर होता है, वो इस चाल को समझ जाता है और वो मोली और उनकी दोनों बहनों के पीछे चल देता है। मोली और उसकी दोनों बहनों को पता चल जाता है कि ट्रेगर उनके आसपास ही है। ये तीनों की तीनों झाड़ियों में छिप जाती हैं, इसलिए ट्रेगर इन तीनों को नहीं देख पाता। जब ट्रेगर वहां से निकल जाता है तब ये भी आगे का सफर तय करती हैं। ये तीनों की तीनों भूखी हैं और तभी इन्हें 2 आदमी दिखते हैं जो आदिवासी हैं। उनके पास शिकार होता है। वो मोली और उसकी दोनों बहनों के कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि ये कैंप से भाग कर आई हैं। साथ ही साथ उनके पीछे ट्रेगर को नदी के किनारे देखा होता है। वो इन तीनों को बताते हैं कि वो ट्रेगर बहुत स्मार्ट है। आज तक जो भी कैंप से भागा है वो सभी को पकड़कर कैंप में ले गया है। वो इनसे पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है। मोली कहती है जिगलोंग। वो कहता है जिगलोंग यहाँ से बहुत दूर है। इसके साथ ही वो इन्हें खाने के लिए देता है। ये तीनों कई दिनों के बाद खाना खाती हैं। वहीं मिस्टर नेविल को पता चल चुका है कि तीनों लड़कियां वहां से भाग चुकी हैं। एक ट्रेगर जो उनका पीछा कर रहा था, एक नदी के बाद उसे उनके निशान मिलना बंद हो गए हैं। और ये बात मोली की मॉम को भी पता चल जाती है कि उनकी तीनों बच्चियां कैंप से भाग चुकी हैं। और इस बात से उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनकी तीनों बच्चियां उनके पास पहुंच जाएं। हालांकि ये सफर बहुत लंबा है। वहीं मोली को दिखाया जाता है कि एक घर के बाहर वो अंडे चोरी कर रही होती है। तभी उस घर की ओनर आ जाती है। वो एक व्हाइट लेडी है। वो मोली को कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे उसकी बहनों को खाना और कपड़े देती है। जब ये तीनों जा रही होती हैं, तब वो लेडी कहती है कि यहाँ के लड़कों से बचकर रहना। वो फिंच के पास रेबिट का शिकार करने जा रही है। ये सुनने के बाद मोली पूछती है क्या रेबिट प्रूफ फिंच? वो कहती है हाँ। वो पूछती है वो कहाँ पर है? व्हाइट लेडी उससे इशारा करके बताती है कि वो ईस्ट की तरफ है। ये तीनों की तीनों बहनें अब फिंच की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि मोली जानती है कि ये तीनों की तीनों फिंच के सहारे जाएंगी तो ये सीधा अपने गांव जिगलोंग पहुंच जाएंगी। जब ये तीनों फिंच तक पहुंचते हैं तो मोली बहुत खुश होती है, क्योंकि वो जानती है कि यही फिंच उसके घर तक जाती है।
जहां पर उसकी मॉम इंतजार कर रही है। इसके बाद मिस्टर नेविल को पता चलता है कि 4 दिन पहले फिंच के पास किसी गांव में इन लड़कियों को देखा गया है। वो समझ जाते हैं कि वो फिंच के जरिए आगे बढ़ रही हैं, यानी कि फिंच के सारे अपने गांव तक पहुंचना चाहती हैं। वो मैप देखकर कैलकुलेट करते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिंच के सारे चलते हुए एक टी पोस्ट पर पहुंच जाएंगी। इसलिए वो ट्रैगर को वहां पहुंचा देता है ताकि वो बच्ची वहां पहुंचे और वो पकड़कर वापस कैंप में ले आए। वहीं मौली को छोटी बहन चलते चलते थक जाती है क्योंकि उसके पैर छिल चुके हैं, लेकिन मौली हार नहीं मानती। वो अपनी छोटी बहन को कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वो अपनी बहन से कहती है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें ऐसे ही घर तक ले जाऊंगी, कुछ देर बाद तुम्हें खुद चलना होगा। और जब वो सामने देखते हैं तो उन्हें एक गोरा आदमी दिखता है। वो टेंट लगाकर वहां बैठा होता है। ये एक अच्छा आदमी होता है। ये तीनों को खाने के लिए देता है और पूछता है, क्या तुम वेस्ट जा रही हो? मौली कहती है, नहीं, हम नॉर्थ जा रहे हैं। ये फिंच जिसके सारे तुम जा रही हो वो वेस्ट की तरफ जाते हैं। मौली और उसकी बहन समझ जाती हैं कि वो गलत रास्ते पर है और मौली उस आदमी से पूछती है, तो क्या यहाँ 2 रैबिट प्रूफ फिंच हैं? वो कहता है, 2 नहीं 3। अगर तुम्हें जाना है तो ये बहुत लंबा रास्ता है। वो इन्हें शॉर्टकट रास्ता बताता है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसे जाओगी तो तुम्हें कम से कम 100 मील कम पड़ेगा और इसीलिए तीनों की तीनों उसी के रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। कुछ दिनों और चलने के बाद इन्हें एक घर दिखाई देता है जहां पर एक औरत कपड़े सुखा रही है। ये भी हाफ कास्ट होती है जिस तरह से मौली है। मौली उसे अपने पास बुलाती है। वो लेडी समझ जाती है क्योंकि इन तीनों की खबर अखबार में छप चुकी होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मौली कहती है वॉक करते हुए, और वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कभी भी उस कैंप का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन भागने से हमेशा डरती थी। मैं कभी वहां से भाग नहीं पाई। कैंप यहाँ से 800 मील दूर है। तुम 800 मील पैदल चल के आई, इतनी दूर आज तक कोई नहीं चल सकता। वो कहती हैं आज रात को तुम मेरे साथ रुक सकती हो, कल सुबह यहाँ से निकल जाना। मौली इस बात के लिए मान जाती और रात को वो उसके कमरे में सो रही होती है। तभी वहां पर एक व्हाइट मैन आता है। दरअसल इसे नहीं पता होता है कि यहाँ 3 बच्चे हैं। वो इन्हें देखकर चला जाता है। मौली अपनी बहनों को लेकर रात को यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन तभी यहाँ वो लेडी आ जाती है जिसने इन्हें यहाँ रखा है। वो कहती है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। मौली उसकी बात मान जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। मौली समझ जाती है कि इन्हें पकड़ने के लिए लोग यहाँ आ चुके हैं। मौली अपनी दोनों बहनों को लेकर घर के पीछे झाड़ियों में छुप जाती है और साथ ही साथ वो पैरों के निशान भी मिटा देती है। यहाँ पर वो लोग आते हैं इन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो इन्हें नहीं ढूंढ पाते। वो कहते हैं अगली सुबह हम उन्हें ट्रैक करेंगे, और अगली सुबह ट्रैगर यहाँ आता है और देखता है कि यहाँ पत्तों के घिसने के निशान होते हैं। ट्रैगर समझ जाता है कि इसी से मौली ने अपने निशान मिटाए हैं, लेकिन मौली और उसकी दोनों बहनें यहाँ से निकल चुके थे। इसलिए एक बार फिर वो ट्रैगर से बहुत दूर हैं और रैबिट प्रूफ फिंच के पास हैं और वो अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं नेविल जो इन लड़कियों के भागने से पूरी तरह परेशान है, वो इंस्पेक्टर से कहता है कि इस बात को चारों तरफ फैला दो कि क्रेजी की मॉम उसका इंतजार बेलोना में कर रही है। क्रेजी उनकी कजन सिस्टर है जो उन्हीं के साथ है। तीनों लगातार आगे बढ़ते रहे। तभी इनको एक और आदमी मिलता है। वो इन तीनों को खाने के लिए देता है। वो क्रेजी से कहता है तुम्हारी मॉम
बेलोना में इंतजार कर रही हैं। तुम ट्रेन से वहां तक पहुंच सकती हो। ये बात सुनने के बाद मोली वहां से खड़ी हो जाती है और क्रेजी को कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये झूठ बोल रहा है। वो मोली से कहती है कि हो सकता है ये सच कह रहा हो और मेरी मॉम मेरा इंतजार बेलोना में कर रही हूँ। मोली उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये झूठा है। क्रेजी उसकी बात नहीं मानती। मोली अपनी बहन को कंधे पर रखकर आगे निकल जाती है और क्रेजी वहीं उस आदमी के साथ रुक जाती है। मोली जो अपनी बहन को लेकर आगे निकल गई थी, उसे एहसास होता है कि उसे क्रेजी को भी अपने साथ लाना चाहिए था और वो वापस आती है और छुपकर देखती है कि क्रेजी एक रेलवे स्टेशन पर बैठी है जहां से वो ट्रेन पकड़कर बेलोना जाएगी। मोली जहां पर छुपी होती है वो वहां से क्रेजी को इशारा करती है और जब वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है तभी वहां नेविल का एक आदमी आता है और उसके साथ वो आदमी भी होता है जिसने ये कहा था कि उसकी मॉम बेलोना में इंतजार कर रही हैं। दरअसल उसने कुछ पैसों के लालच में उसने ऐसा कहा था और अब एक बार फिर से क्रेजी को पकड़ लिया गया है। मोली और उसकी छोटी बहन उसे गाड़ी में जाता देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत छोटी हैं। एक बार फिर से मोली और उसकी छोटी बहन अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि मिस्टर नेविल ने जहां पर अपने आदमियों को रखा होता है, जहां पर उनके हिसाब से मोली और उनकी बहन को पहुंचना है, आज 21 दिनों के इंतजार के बाद वो लोग वहां पर नहीं पहुंचे क्योंकि मोली और उसकी बहन ने शॉर्टकट रास्ता ले लिया था ताकि वो 100 मील सफर का कम कर सके। और वहां जो गोरा आदमी होता है वो कहता है कि हमें अपना सामान पैक करना चाहिए और हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मिस्टर नेविल भी अब पूरी तरह से परेशान हैं। वो जिगलोंग गांव जहां मोली और उसकी बहन जा रही हैं, जहां उनका घर है, वो वहां इंचार्ज को खत लिखते हैं। वो कहते हैं कि मोली और उसकी बहन इस मंथ के आखिरी तक जिगलोंग पहुंच जाएंगी और जैसे ही वहां पहुंचे उन्हें दोबारा पकड़कर कैंप में भेज दिया जाए। वहीं मोली और उसकी बहन पूरी तरह थक चुकी हैं। ये भूखे प्यासे भी हैं। इन्हें दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखता क्योंकि अब गर्मियों का भी मौसम आ चुका होता है और झील तालाब सब सूख चुके हैं। मोली किसी भी तरह से उस सूखी हुई झील में पानी खोज निकालती है, अपनी और अपनी बहन की प्यास बुझाती है, लेकिन अब इनके अंदर कितना भी साहस क्यों ना हो, सिर्फ पानी पीकर आगे बढ़ना मुश्किल है। कुछ ही दूर जाने के बाद मोली बेहोश हो जाती है। वो कई घंटों के बाद बेहोश पड़ी होती है और जब सुबह एक चील की आवाज आती है वो खड़े होकर उस चील को देखना शुरू कर देती है। उसकी मॉम ने उसे बताया था कि ये आत्माओं का पक्षी है, ये हमेशा तुम्हारी देखभाल करेगा। और अब उसे देखकर मोली को हिम्मत आती है। वो अपनी बहन को गोद में लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन इन दोनों बच्चियों को नहीं पता कि इनके गांव में नेविल का आदमी इंतजार कर रहा है ताकि वो इन्हें पकड़कर वापस उसी कैंप में भेज दे। जब मोली अपने गांव जिगलोंग पहुंचने वाली होती है तो उस आदमी को आभास हो जाता है कि वो आने वाली हैं और वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ बढ़ता है। लेकिन वहां पर मोली और मोली की नानी भी होती हैं। मोली की मॉम ने हाथ में लकड़ी ली होती है जो आगे से बहुत शार्प होती है, जिससे शिकार करते हैं। वो उस लकड़ी को लेकर उस आदमी की तरफ बढ़ती हैं। हालांकि उसके पास गन होती है, लेकिन फिर भी वो डर जाता है और वहां से चला जाता है। और कुछ ही देर बाद मोली की मॉम देखती है कि मोली और उसकी छोटी बेटी वहां पहुंच चुकी है। वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश होती हैं और अपनी दोनों बच्चियों को गले लगा लेती हैं। मोली कहती है कि हम क्रेजी को नहीं बचा सके, वो उसे पकड़ कर ले गए। इसके बाद मोली की मॉम और नानी
वापस जिंगलोंग नहीं लौटते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये लौटे तो नेविल के आदमी इन्हें दोबारा पकड़कर ले जाएंगे। इसलिए वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर बेहड़ में चले जाते हैं ताकि नेविल और उसके आदमी कभी उनके पास न पहुंच सके। वही नेविल अपने आदमियों से कहता है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है जो अब हम मोली को दोबारा ढूंढे। जहां पर उन्हें रखा गया था वहां से 2400 किलोमीटर दूर था। इन दोनों छोटी बच्चियों ने बिना जूते चप्पल के 2400 किलोमीटर तय किया। ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो हर इंसान को असमंजस में डाल देती है।